A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we are going to start the second part of chapter number 8. याद होगा इंट्रोडक्टरी चैप्टर मैंने आपसे कहा था पहला पार्ट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे से हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे, स्प्रिंग मास सिस्टम और उसके अलावा प्रोजेक्शन जो वाइब्रेट करता है अलॉन्ग द डायमीटर व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, और उसमें थर्ड पोर्शन हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम। तो उसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन जो इसका है इसी चैप्टर का वेव्स। सेकंड आपके पास हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? वेव्स। ये वेव है क्या चीज़? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड पे देखें तो आपके सामने वेव क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी बाय डिस्टर्बेंस दैट प्रोड्यूस इन द मीडियम। यानी किसी भी मीडियम में अगर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने से अगर एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। वेव की डेफिनेशन आपके सामने है, देख लें आप। उसके बाद है वेव मोशन क्या है? A mechanism by which the energy can be transferred from one place to another is known as wave motion. ये जो वेव प्रोड्यूस होती हैं, वेव कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ, एक वो वेव्स होती हैं जिसमें द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम की जो पार्टिकल्स हैं उसके मोशन की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसी वो वेव्स जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव्स आपके पास हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। इसी तरह से द मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस थ्रू द मीडियम जैसे प्रोग्रेसिव वेव्स हैं या पीरियडिक वेव्स हैं बेटा। लेकिन स्पेशली जो हम जिस पे जोर देते हैं वो होते हैं मैकेनिकल वेव्स। जनरली अगर देखा जाए those waves which require the medium to transfer the energy from one place to another are known as mechanical waves। तो आप देखें मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? the waves which require a medium for their propagation is called mechanical wave। मैकेनिकल वेव क्या है? जिसको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत हो। These waves transfer the energy without leaving their actual positions during the to and fro motion in the medium। to and fro motion से, इस तरह से वाइब्रेट करने से या इससे वाइब्रेट करने से वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को तो नहीं छोड़ते लेकिन वाइब्रेट करते हैं अबाउट अ मीन पोजीशन। एग्जाम्पल साउंड वेव्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड वेव अलॉन्ग अ स्ट्रिंग। ये साउंड वेव्स हो गई, सरफेस ऑफ वेव वाटर पे जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो है, या स्ट्रिंग में वेव्स हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स को ब्रॉडली अगर देखा जाए तो उसकी 2 काइंड्स की हम पढ़ेंगे। तो पहली आपको नजर आ रही होगी ट्रांसवर्स वेव्स। तो बेटा देखिए ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? अ टाइप ऑफ द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्टर्ब्ड मीडियम move perpendicular to the direction of the propagation of the waves is called the transverse waves. These waves can be transmitted in a solid। Example में लें, water waves हैं, like waves produce perpendicular in a string। जैसे सपोज करें ट्रांसवर्स वेव्स की अगर हम बात करें, लेट सपोज यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है। अगर इस स्प्रिंग में एक मास को अटैच किया जाए और इसको अगर ऐसे यहाँ पे एक दूसरे हाथ से होल्ड करके ऐसे पुल करके छोड़ दे तो ये कुछ इस तरह से होगा, स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगा। देखें प्रोपैगेशन ऑफ द मीडियम क्या है? वर्टिकल। वेव कैसे मूव हो रही है? हॉरिजेंटल। सो सच वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स के बाद इसकी मैकेनिकल वेव्स की सेकंड टाइप जो आपके पास है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की, those waves in which the particles of the medium are vibrating about their mean position and are parallel to the direction of the wave motion are called longitudinal waves। And these waves can be transmitted in a solid, liquid as well as the gases। For example, the sound waves, compressional waves, or waves along the string as well। ये कैसे? सपोज करें अभी हमने कहा था कि एक अगर ऐसे स्प्रिंग हो जिसके साथ किसी बॉडी को अटैच किया गया और अगर इसको ऐसे पुल करके आप छोड़ देंगे तो वेव भी ऐसे ही प्रोड्यूस होंगी।
या सपोज करें ऐसे कोई रबर है, उसको आप ऐसे पुल करके छोड़ते हैं तो वेव भी ऐसे प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स द प्रोपैगेशन क्या है, वर्टिकल। वेव भी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वर्टिकल। सच वेव्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का और ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन के बाद अगर हम देखें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके पास किसके हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। जैसे ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, वेवलेंथ है और एम्पलीट्यूड। इसी तरह से अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जाएं तो उसमें क्रेस्ट और ट्रफ के बजाय रेफ्रेक्शन, कंप्रेशन होती है, वेवलेंथ होती है और उसमें भी एम्पलीट्यूड होता है। ये क्रेस्ट है क्या चीज, द पोजिशन ऑफ द मीडियम। अगर आप क्रेस्ट की बात करें तो आप डेफिनेशन लुक एट द बोर्ड, ये चारों डेफिनेशंस में छोटी छोटी आपको दे देता। क्रेस्ट क्या है, द पोजिशन ऑफ द मीडियम अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड द क्रेस्ट। सपोज करें यहाँ पे ऐसे ये जो वेव बन रही है, ये मीन लेवल है आपका, इसके ऊपर ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज द क्रेस्ट, और ये बिलो जो होता है इसको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। सो ट्रफ क्या है, द पोर्शन ऑफ द मीडियम below the mean level is known as trough, and the portion of the wave, ये like this one above the mean level is known as crest। इसी तरह से बेटा वेव लेंथ क्या होती है, लेट सपोज अगर इसकी ये पॉइंट सेंटर लें और यहाँ से ये सेंटर लें, ये दोनों क्रस्ट, दो क्रस्ट के सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में, इनके इसके और इसके बीच में, या इसके और इसके बीच में, या दो ट्रफ के बीच में, इसके और इसके बीच में, ये जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। लाइक दिस वन इज अ वेवलेंथ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है सेंट्रल पॉइंट ली जाए। लेट सपोज अगर यहाँ से एक डिस्टेंस लिया और इसी तरह से ये रिपीटिंग पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, जिसको हम किससे शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। द वेवलेंथ क्या, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और द ट्रफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय द लैम्डा। दिस वन इज अ ग्रीक लेटर। उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। भाई ये देखें, इस मीन पोजिशन से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या कहलाएगा, आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जाएं तो सिर्फ क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो डिफरेंट रहते हैं। क्रेस्ट की जगह पे क्या आ जाता है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। जैसे अगर स्प्रिंग को ऐसे दबाते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है, दे कम क्लोज टू ईच अदर, दैट्स नोन एज अ कंप्रेशन। अगर ऐसे पुल करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, दैट्स नोन एज द ट्रफ। और इसी तरह से दो कंप्रेशन के बीच में या दो रिफ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। एम्पलीट्यूड इसमें भी इसी तरह से ही होगा। आफ्टर दैट अभी आपने देखा मैकेनिकल वेव्स किसको हमने कहा था, दोज वेव्स विच नीड एनी मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जी। और कुछ ऐसी वेव्स भी होते हैं जिसको एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप बोर्ड पे देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या, द वेव्स which do not need or require any medium for the propagation are called the electromagnetic waves। जैसे लाइट है, हीट है, रेडियो वेव्स हैं, ये सारी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कौन से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक और भी पहचान है, वो सारी वेव्स जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सामने बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा मेटर वेव्स। The waves associated with the moving particles are called the matter waves। उसके बाद periodic waves हैं, those waves in which the continuous regular or rhythmic disturbance in the medium are produced by the periodic vibrations of the source are known as a periodic। जैसे सपोज करें यहाँ से ये क्रस्ट और ट्रफ सपोज करें 1 सेकंड में हुआ, फिर ये क्रस्ट और ट्रफ ये भी 1 सेकंड में हुआ, इसी तरह से आगे ये क्रस्ट और ट्रफ 1 ही सेकंड में हुआ। सो ऐसी वेव्स को जो रिपीटेड सेम टाइम ऑफ इंटरवल में हो तो इसको क्या कहते हैं, हम पीरियडिक वेव्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, a type of the wave which repeats itself in an equal time of the interval are called the periodic. For example, the waves produced by the mass spring system hanging vertically, क्योंकि under the
ग्रेविटी वो जो मूव करता है, अगर दूसरी कोई फोर्स इफेक्टेड ना करे तो वो भी जो है आपके पास कंटिन्यूस मोशन को रिपीटेड करेगा। ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? पीरियडिक वेव्स कहते हैं। उसके बाद है प्रोग्रेसिव वेव्स। देखिए वर्ड से ना, प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यू। Those waves in which energy is transferred away from the source of the disturbance, बहुत दूर तक चला जाए, तो ऐसी वेव्स को हम जो है कंटिन्यूस वेव्स कहते हैं या क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। जैसे पल्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, कंप्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। उसके बाद एक और टाइप जो है वो आपके पास है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स नाम से इज़ार है कि जो दो फिक्स्ड पोजीशंस के बीच में वेव्स रिपीट हों, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। बेटा ये वेव्स के टाइप्स के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो आपके पास है वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट is an imaginary line on a wave that joins all the points. क्या है? The direction of the wave travels is always perpendicular to the wave front. Wave front basically is a surface on which the waves are being produced. 3 टाइप्स होते हैं वेव फ्रंट के: स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, सर्कुलर वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। देखें स्फेरिकल वेव फ्रंट की जब हम बात करते हैं तो जैसे स्फीयर, जहाँ पे वेव प्रोड्यूस की जाए, सपोज करें पानी है कहीं, वहाँ पे आप पत्थर फेंकते हैं, तो जब पानी के अंदर पत्थर जाता है तो वो चारों तरफ से वाटर को क्या कहता है? डिस्प्लेस करता है, और वहाँ पे जो स्पेस बनता है वो स्फेरिकल स्पेस बनता है, 3 डायमेंशनल वेव बनती है। तो ये जो वहाँ पे यानी जहाँ पे ओरिजिनेट किया जाए, जहाँ पे वेव को प्रोड्यूस किया जाए, सोर्स जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे जो वेव वो जो स्पेस होता है वो स्फेरिकल होता है, उसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। फिर आप देखते हैं पानी की जिस सतह पे आता है और गोल से दायरे बनकर पानी पे फैल जाते हैं, दीज वेव्स आर नोन एज सर्कुलर वेव फ्रंट। जैसे सपोज करें ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सर्कुलर वेव, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इट अपीयर्स लाइक अ प्लेन, जैसे जैसे यहाँ से दूर जाएंगे, सो दीज वेव फ्रंट आर नोन एज प्लेन वेव फ्रंट। तो आपने देखा वेव फ्रंट के 3 टाइप्स हैं। ये कौन सा था आपके पास? स्फेरिकल वेव फ्रंट, जहाँ वेव प्रोड्यूस होती है बिल्कुल ओरिजिन के नज़दीक, जो सरफेस चारों तरफ से स्फेरिकल शेप में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। जब सर्कल की तरफ में वो ट्रैवल करती है वेव, वो क्या है? सर्कुलर वेव फ्रंट है। और फार अवे जब सोर्स से चले जाते हैं, जहाँ से वेव प्रोड्यूस होते हैं, सोर्स से दूर जाते हैं, तो वहाँ पे इट अपीयर्स लाइक द प्लेन, तो वो वेव के फ्रंट क्या था? प्लेन वेव फ्रंट होता है। उसके बाद अगर हम एनर्जी की बात करें, वेव एनर्जी, वेव क्योंकि ट्रैवल करती है तो उसमें एनर्जी जो होती है जाहिर है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी जो है वेव की एनर्जी अगर हम देखें दैट्स इक्वल टू 1/2 mv²। ये काइनेटिक बेसिकली क्योंकि ड्यूरिंग द मोशन होती है 1/2 m की जगह पे आप डेल्टा m लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल मास उसमें पार्टिकल नहीं, वो सिर्फ उन पार्टिकल्स का मास यहाँ पे लिया जाता है जो कि वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। इसी तरह से हमें ये भी पता है इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा m। अब ये जो v² जो आपका है, आपको याद होगा कि v जो होता है, v किसके बराबर होता है? r ओमेगा के। v इज इक्वल टू r का मतलब एम्पलीट्यूड x0, और ओमेगा किसके बराबर? तो याद होगा आपको रेडिकल k/m था। अगर आप इसका v का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, v² इज इक्वल टू x0 स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म, बाकी क्या बचा? k/m। अगर इसमें रखा जाए सो इनटू v² की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? x0 स्क्वायर इनटू k/m। सो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। लेकिन आपको ये भी पता होगा यहाँ पे k/m रखें या E इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा m x0 स्क्वायर, ये पूरा किसके बराबर था? यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करें तो ये किसके बराबर था? ओमेगा स्क्वायर। सो यू कैन राइट दिस फार्मूला एज वेल फॉर द एनर्जी, वेव एनर्जी के। उसके बाद अगर एनर्जी के बाद हम आ जाएं वेव पावर, आपको पता है पावर क्या है? द एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज द पावर। सो पावर इज इक्वल टू व्हाट? अगर पावर की डेरिवेशन करें, पावर ऑफ द वेव्स, तो बेटा पावर इज इक्वल टू व्हाट? पावर इज इक्वल टू एनर्जी या वर्क, एनर्जी अपॉन टाइम। अब आप देखें पावर इज इक्वल टू एनर्जी, अभी आपने ड्राइव की थी, क्वेश्चन क्या थी? 1/2 डेल्टा m x0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? t। हमें यह भी पता है कि ये जो मास है, मास पर यूनिट लेंथ कहलाता है, इसको क्या कहते हैं?
म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, और इसको कहते हैं क्या है, इसको लीनियर डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लीनियर डेंसिटी। सो इसमें m इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एल के, क्योंकि डेल्टा m है तो यू कैन राइट हियर म्यू एल। डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू एल। अगर इसमें हम वैल्यू इसकी पुट कर दें तो p इज इक्वल टू 1/2, m की जगह पे क्या आ जाएगा, m की जगह पे आ जाएगा म्यू एल एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर टी। हमें ये भी पता है कि वेव में L का मतलब क्या, वेव लेंथ मीन्स लैम्डा एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर टी। सो P is equal to 1/2 mu lambda upon t. This one is wave speed. So we can write here V x naught square omega square. So that one is the formula for the power of the wave. So dear students, इस पावर के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका वेव्स के बारे में, वो आपके पास है इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स। When the two waves having the same magnitude, having same amplitude, same frequency and same direction, they combine in such a way that at the some point they help each other, at the other points they cancel each other. या तो वो एक दूसरे को दोनों वेव सपोर्ट करती हैं या एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। अगर सपोर्ट करेंगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, अगर कैंसिल करेंगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस फेनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स। व्हेन टू वेव्स having same amplitude, same frequency, same time period and same direction, they combine in such a way that at the some points they cancel each other and the other points they help each other. Such phenomena is known as interference of the waves. तो interference of the waves की दो टाइप्स हैं, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने मैंने लिख दिया क्या, द फेनोमेना इन विच द टू वेव्स सपोर्ट ईच अदर, देन द इंटरफेरेंस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कैसे, सपोज करें एक ये वेव है आपकी बेटा, लेट्स सपोज दिस वन इज द वेव 1, दूसरी वेव आपकी कुछ इस तरह से है, वो भी इसके साथ जा रही है, यानी एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ मिला तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे, और ये एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आपका है वो बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये ट्रफ के साथ ये भी बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दो वेव्स इस तरह से मिलें कि उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए, ऐसी इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस जो होता है, पाथ डिफरेंस आपके पास S इज इक्वल टू किसके होता है, m लैम्डा के। अब आपके पास है पाथ डिफरेंस है क्या चीज, अगर सपोज करें बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि एक वेव जो है वो यहां से स्टार्ट हुई है, ये वेव, और दूसरी वेव जो आपकी है वो भी यहीं से स्टार्ट हुई है, तो ये इस तरह से दोनों वेव्स जाएंगी, दोनों का पाथ डिफरेंस, दे बोथ स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट, सो दैट मीन्स द पाथ डिफरेंस इज 0। ये बिल्कुल इस तरह से है। पहले एक एग्जांपल दे दूं, अगर दो स्टूडेंट्स किसी एक ही रिक्शे में कॉलेज आते हैं, एक का घर पहले आता है, वो पहले रिक्शे में बैठता है, फिर रास्ते में आता है दूसरा, आधे किलोमीटर के बाद दूसरी स्टूडेंट का है, दोनों बैठकर जो है रिक्शे में पहुंचते हैं, तो आपने देखा पहले वाले स्टूडेंट को हाफ किलोमीटर दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। सो दैट वन इज़ अ पाथ डिफरेंस। लेट सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ कराची जाते हैं, आपको काम जो है वो कराची जाते हुए सोराब रोड पे और उसने सदर जाना है, तो आप यहाँ से तो दोनों एक साथ निकलते हैं और वो सोराब रोड पे उतर जाता है, आप सदर जाते हैं। इसका मतलब है सोराब रोड से लेकर सदर तक का जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस। सो इन वेव्स में भी कुछ इस तरह से होता है, दोनों वेव्स एक ही जगह से अगर निकल रही हैं तो इसका मतलब है पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 0।
तो अभी अब मैंने लिखा था s इज इक्वल टू m लैम्डा, मीन्स अगर पाथ डिफरेंस 0 हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक वेव यहां से स्टार्ट हुई और दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हुई, तब भी ये क्रस के साथ रहेगा, ट्रफ के साथ। तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, लैम्डा, यानी पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, अप टू n लैम्डा। तो ये m लैम्डा जो हमने लिखा था वो इससे वाले से लिखा था कि अगर पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा अप टू m लैम्डा हो, तो ये जो है इंटरफ्रेंस क्या होगी आपके पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या है, व्हेन टू वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम डायरेक्शन, व्हेन दे कंबाइन इन सच अ वे दैट दे कैंसिल वन अनदर, so such interference is known as a destructive interference. So when the waves cancel each other, then the interference is known as destructive. For the destructive interference आपके path difference जो आपका होगा, path difference आपका interference का, दोबारा से आप ये इसकी डेफिनेशन चेक कर रहे हैं, दोबारा से डेफिनेशन चेक कर रहे हैं, इसकी क्या है, डिस्ट्रक्टिव, when two waves cancel the effect of each other, then the interference is called the destructive interference. For destructive interference, the path difference is given by, path difference जो होता है वो क्या है, s is equal to m, आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। यहाँ पे अगर देखें तो ये किस तरह से, अगर सपोज करें एक वेव आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वेव अगर आपकी यहाँ से स्टार्ट हो, तो पहले हमेशा वो क्रस्ट ही बनाएगी, तो इस तरह से कुछ होगा। इसका मतलब है एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिल रहा है, तो यहाँ से लेकर ये पाथ रेफरेंस क्या हो गया, λ/2, यानी 1/2 लैम्डा हो। पाथ डिफरेंस कितना हो, 1/2 लैम्डा। या यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, एक वेव आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है और दूसरी वेव आपकी जो है यहाँ से अगर स्टार्ट हो जाए, तो आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लैम्डा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/2 है, तो क्या हो गया 3/2 लैम्डा या 5/2 लैम्डा या 7/2 लैम्डा, और इस तरह से होते हुए क्या बन जाता है आपके पास m+1/2 लैम्डा। हाफ ऑफ द ऑड नंबर अगर वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस आ जाए तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा बनती है। यहाँ पे m क्या है, 0 1 2 3 4 दीज आर। उसके बाद स्टैंडिंग वेव्स की बात अभी हमने की कि स्टैंडिंग वेव्स आपकी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में जो वेव प्रोड्यूस हो, दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट, दे रेनफोर्स विद ईच अदर, इस तरह से आके मिल जाएं। सपोज करें एक वेव ऐसे मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में, और दूसरी वेव इस डायरेक्शन में आ रही है। जब ये इसका एक का एम्पलीट्यूड दूसरे के एम्पलीट्यूड के साथ आके मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेव प्रोड्यूस होंगे उन वेव्स को हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी वेव्स कहेंगे, या इनको हम स्टैंडिंग वेव्स कहेंगे। तो स्टैंडिंग वेव्स की अगर अब आप डेफिनेशन देखें बोर्ड पे, तो बेटा देखें, when the two waves of the same time period, same amplitude, frequency travel along the same straight line in an opposite direction, they superimpose to give rise to a standing or the stationary waves. A single wave which is the resultant of the two waves, they cancel each other in an opposite direction, that waves are known as standing waves. अब standing waves के अंदर जहाँ पे देखें बेटा, ये लेट सपोज ये आपके पास एक रोप है जिसको ऐसे स्ट्रेच किया, तो आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास क्या है, इसकी लेंथ है। लेकिन अगर इसको मिडिल में आके मैं पुल करके छोड़ दूंगा तो ये इस तरह से लूप बन जाएगी। इस लूप के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है, यानी 0 है। दिस इज नोन एज नोड, दैट वन इज आल्सो नोन एज अ नोड। सेंट्रल पोर्शन क्या है, यहाँ पे लें या यहाँ पे लें, जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका क्या है, मैक्सिमम, तो इस नोड, इसको क्या कहेंगे हम, एंटी नोड कहेंगे। यानी ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नोड्स हैं और यहाँ पे क्या है आपके पास, एंटी नोड है। अब देखिए ये जो स्टैंडिंग वेव्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी, स्टैंडिंग वेव्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
frequencies and overtones in a standing waves produced in a string. अगर सपोज करें किसी स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस की जाएं तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है जिसको हम हार्मोनिक्स भी कहते हैं, और उसके अलावा उसमें ओवरटोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स आवर टॉपिक. तो सबसे पहली बात, अगर लेट सपोज वी आर हैविंग दिस स्ट्रिंग, its length is L. If this string is flicked at L/2, अगर इसको L/2 लेंथ यहाँ पे फ्लिक किया जाए, ऐसे छोड़ेंगे तो एक ऐसे लूप बनेगी. क्या बनेगी? इस तरह से एक ऐसे लूप बनेगी. In this one loop, 2 nodes are produced and 1 antinode is produced. और आपको पता होना चाहिए ये जो 2 नोड्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा λ/2 होता है, और 2 एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस भी हमेशा λ/2 होता है, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस होता है λ/4. देखिए इसमें कितने लूप्स बने? 1 लूप. सो यू में से λ1/2. अगर 2 लूप्स होते तो हम क्या कहते हैं? λ2/2. When a string is plucked at its middle, means L/2, 1 loop is formed. This loop consists of the 2 nodes and 1 antinode, and the distance between these 2 nodes is λ1/2. और इस एक लूप के दौरान जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे या उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक्स कहेंगे. देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कैसे है? You know that ये जो पहले हमारे पास लेंथ थी L, so now L is equal to what? λ1/2. So λ1 is equal to 2L. We know that V is equal to what? F lambda or nu lambda. आपकी मर्जी है, इसको F से भी शो करते हैं, nu से भी शो कर देते हैं. So अगर ये λ1 है, so that will be the frequency 1. So can I write here F1 is equal to V/λ1. So F1 is equal to V/λ1 is equal to what? 2L. So this is the formula. अब ये जो पहला फार्मूला जो हमने ड्राइव किया है, F1 is equal to V/2L. This first frequency is known as फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे, या इसको हम जो है वो बेस या बेस फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, या फंडामेंटल कह सकते हैं, या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं. इसके 3 नाम आपको मैंने बताए: फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. बेटा आप इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लेट सपोज अब मैंने क्या किया, इसी स्ट्रिंग को, दिस वन इज अ स्ट्रिंग बिटवीन द 2 सपोर्ट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? लेंथ है. अगर आप इसको L/2 के बजाय L/4 पे अगर फ्लिक करूं तो कुछ ये इस तरह से बन जाएगा. कितने लूप्स बने? 2 लूप्स बने. दिस वन इज अ नोड, दैट वन इज अ नोड, एंड दैट वन इज अ नोड एज वेल. This one is one antinode and other antinodes. So when a string of the length L is flicked at L/4, we got the 2 loops. ये पूरा एक loop है, ये second loop. This loop consists of the 3 nodes and 2 antinodes. तो आपको पता है 2 एंटीनोड्स के बीच में ये डिस्टेंस क्या था? λ/2. ये भी क्या होगा? λ/2. लूप कितने? 2. इसका मतलब λ2/2. दैट्स आल्सो λ2/2. तो आपने देखा जो टोटल लेंथ आपके पास थी, जो टोटल लेंथ आपके पास L थी, दैट्स इक्वल टू λ2/2 प्लस λ2/2. सो L इज इक्वल टू 2 λ2/2. अगर मैं इसको कैंसिल ना करूँ, थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, λ2 इज इक्वल टू 2L/2. मैं कैंसिल क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं बताऊँगा अभी आपको. देखें इन दिस वे V इज इक्वल टू F2 λ2. λ2 की अगर वैल्यू रख दी जाए
F2 इंटू 2L/2 रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा F2 इज इक्वल टू 2V/2L, या इसको 2 ब्रैकेट में अगर रखें V/2L, सो दैट अब आप यहाँ पे देखें इज इक्वल टू, यानी F2 इज आल्सो इक्वल टू 2, ये पूरा V/2L, ये देखिए इसमें क्या है V/2L F1 के बराबर है, यू मे राइट F1। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेकंड जो फार्मूला बना है F2 वो किसके बराबर है, 2V/2L के, या दैट्स इक्वल टू 2F1। ये F2 दैट इज नोन एज सेकंड फ्रीक्वेंसी और सेकंड हार्मोनिक्स, लेकिन एक इसका यहाँ पे नया नाम होगा, फंडामेंटल में नहीं होता। ये जो आप देखें एक लूप रिपीट हुआ, वंस रिपीट हुआ है, पहला जो लूप होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को शो करता है, तो दैट्स नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। याद रखिएगा रिपीटेशन को हार्मोनिक्स की तरफ ले जाएंगे। तो अब अगर जनरलाइज करें इस चीज़ को हम इसी तरह से L/6 पे करेंगे, L/8 पे, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे। सो लुक एट दिस वन, अगर आपके पास F1 इज इक्वल टू V/2L, so F2 is equal to 2V/2L, that's also equal to 2F1, F3 is equal to 3V/2L या 3F1, F4 is equal to 4V/2L या 4F1। सो ऐसे जनरलाइज करते हुए अगर Fn पे जाएं तो n यहाँ पे है तो क्या आ जाएगा 4V/2L, दैट्स इक्वल टू 4 n, दैट वन इज Fn है, तो nV/2L यहाँ पे क्या आ जाएगा nFn। ओवरटोन्स की बात अगर करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज में कोई ओवरटोन नहीं होता, एक कम करके, ये क्या है सेकंड फ्रीक्वेंसी मीन्स फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन की तादाद फ्रीक्वेंसी से हमेशा क्या होती है, एक कम होती है। F4 मीन्स ओवरटोन क्या हो जाएगा, थर्ड ओवरटोन हो जाएगा। सो दिस वन इज द जनरल फार्मूला फॉर दी हार्मोनिक्स एंड दी ओवरटोन्स। इसके बाद बेटा एक डिवाइस है आपके पास, ऑपरेटस है, रिपल टैंक। डियर स्टूडेंट, वेव्स में ये रिपल टैंक क्या है, द apparatus to generate the waves and demonstrate the waves properties as during the reflection and rarefaction is known as ripple tank। जैसे वेव्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने के लिए हम जो है डिवाइस जो यूज़ करते हैं, जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिपल टैंक। ऐसे के लिए इससे हम क्या करते हैं, वेव्स को जनरेट भी करते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स क्या है, अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स देखें, द टर्निंग बैक ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एन अदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। रिफ्लेक्शन दो तरह से हो सकती है। देखो ये एयर क्या है, एक मीडियम है, एक अगर वेव यहाँ से आ रही है और आके इस दीवार, ये सेकंड मीडियम है, इससे टकरा कर बाउंस बैक हो, ऐसे वेव आई, इससे टकरा कर यहाँ से वापस मुड़ी। लेट सपोज एक ये आपका सपोज करें मीडियम है, लिक्विड है, और यहाँ पे एयर है, एक वेव ऐसे आ रही है, इससे टकरा कर क्या कर रही है, वापस हो रही है, रिटर्न बैक हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स कहते हैं। इसमें दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक एट द बोर्ड नाउ। When waves coming from the rare medium strikes the boundary of the denser medium, then the crust reflects as a trough and vice versa। और से सुनिएगा, जब रेयर मीडियम से, जैसे एयर से आ रही हैं वेव्स, किससे टकरा रही हैं, किसी लिक्विड से या सॉलिड से, तो जब वापस मुड़ेंगी, लेट सपोज ये आपका एक सॉलिड मीडियम है और यहाँ से एक वेव आ रही है, लेट सपोज दिस वेव इज कमिंग लाइक दिस, क्या टकरा है, क्रस्ट, तो जब बाउंस बैक होगी तो एज ए ट्रफ बन के होगी। और अगर यहाँ से जो वेव आ रही है, एक वेव आ रही है यहाँ से ऐसे, उसका क्या टकराया है, ट्रफ टकराया है, तो जब बाउंस बैक होगी एज ए क्रस्ट बैक होगी। सो ये कब होता है,
जब इंसिडेंट वेव कहाँ से आ रही हो, रेयर मीडियम से, और आके टकराए किससे, डेंसर मीडियम से, तो जब रिफ्लेक्शन होगी तो क्रस्ट एज ए ट्रफ बैक होगा, और अगर ट्रफ के तौर पे टकराएगी तो एज ए क्रस्ट होगा. सो दैट वाज द रिफ्लेक्शन, पहली असूल. दूसरे में आप देखिए, आप बोर्ड पे, दूसरे में आप बोर्ड पे पहले इसको चेक करें, उसके बाद मैं आपको समझाऊं. सेकंड की डेफिनेशन आप देखें, इफ द रिफ्लेक्शन इन सच अ वे दैट the reflect from the boundary of the rear medium, then the crust is reflect as a crust and trough as a trough. तो अगर सपोज करें यहाँ पे कोई लिक्विड है, कोई वेव यहाँ से आ रही है और टकरा रही है बाउंड्री से, किसके, यहाँ पे एयर है, रेयर मीडियम से, तो जब बाउंस बैक होगी तो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न, यानी क्रस्ट एज ए क्रस्ट जाएगा, ट्रफ एज ए ट्रफ जाएगा. दैट वन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स. The last term of this wave portion that we are going to complete the waves portion, एक डिवाइस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सोनोमीटर. सोनोमीटर है क्या चीज़? It is an instrument which is generally used to determine the frequency of the vibrating body and to verify the law of the vibrating body. यानी जो स्टैंडिंग वेव होती है उसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, वो फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं. तो इसका फार्मूला जो है सोनोमीटर का, F इज इक्वल टू 1/2L रेडिकल T/μ. इसमें F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, T क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग है, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर डेंसिटी कहते हैं. तो इसमें इसी एक के क्वेश्चन के अंदर आपको 3 लॉज मिल रहे हैं. फर्स्ट लॉ आपके पास का है लॉ ऑफ लेंथ. F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. लेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी. लेकिन शर्त क्या है कि टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. इसको ए फर्स्ट लॉ कहते हैं. सेकंड लॉ, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन, बट इन दिस वे the length and the linear density should remain constant. और इसका थर्ड लॉ जो आपके पास है, frequency is inversely proportional to the square root of the linear density when length and the tension remains constant. So in this way that device is used to verify these 3 laws related to the standing waves. Alhamdulillah, we have completed beta the wave portion, and after the wave portion we will start the sound and the chapter will be ended. May God bless you. Thank you.